हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और ये है हमारा क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव फंक्शंस के बारे में और रियलिस्टिक वेव फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज की थी। अब आज हम देखेंगे अनरियलिस्टिक वेव फंक्शंस क्या होते हैं। अनरियलिस्टिक वेव फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक कौन से होते हैं? जो हमने पहले तीन प्रॉपर्टीज की थी कि ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, फाइनाइट होते हैं और स्क्वायर इंटीग्रेबल होते हैं, वो हमारे रियलिस्टिक वेव फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो वेव फंक्शन इन तीनों में से किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे तो उसे हम कहते हैं नॉन रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक वेव फंक्शन। तो अब अनरियलिस्टिक वेव फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं वो देख लेते हैं। पहला हमारा अनरियलिस्टिक वेव फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन। सेकंड हमारा क्या है? प्लेन वेव्स। प्लेन वेव्स। तो ये दोनों है हमारे अनरियलिस्टिक वेव फंक्शंस। ये जो है वो जो रियलिस्टिक वेव फंक्शंस की तीन प्रॉपर्टीज हैं उनमें से किसी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं करते। तो आज की क्लास में हम देखेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में और इसकी हम पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अनरियलिस्टिक है तो इसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं कि किसी टाइम t = 0 पे आपको कोई पार्टिकल दिया गया है और आप उसकी पोजीशन को इमेजिन कर लेते हो कि उसकी पोजीशन है x = x0। x = x0 आपने ये एग्जैक्ट उसकी पोजीशन सपोज कर ली कि इस पोजीशन पे है वो पार्टिकल, या फिर आपने मेजर कर ली। और जो आपने जिस पॉइंट पे वो पार्टिकल है, क्यों कौन से पॉइंट पे? x = x0 पे। हम क्या कर रहे हैं? अभी वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। मान लिया ये कोई पॉइंट है x = x0, ये x एक्सिस है अपनी। तो आप यहाँ पे x = x0 पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये जो हम पार्टिकल कंसीडर किया है हमने उसकी पोजीशन एग्जैक्टली यही है, लेकिन एक्चुअल में जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तब उनमें कुछ अनसर्टेनिटीज आती हैं। एक्चुअल में हम बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाते। जब आप मेजरमेंट करोगे तो आपकी पोजीशन क्या रहेगी? x0 ± ΔX। मतलब या तो ΔX आगे मिलेगी वो डिस्टेंस, या फिर ΔX पीछे। मतलब थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज आती ही आती हैं, लेकिन यहाँ पे हम आइडियल कंडीशन मानकर चलते हैं कि वो x = x0 पे ही है वो पार्टिकल। सेकंड हम क्या मानते हैं कि ये जो पॉइंट हमने लिया है इसकी ना ही तो कोई लेंथ है, ना ही इसकी कोई ब्रेड्थ है और ना ही इसकी कोई हाइट है। हम इसको जस्ट एक पॉइंट मानकर चलते हैं। अब ऐसा सपोज कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि कुछ भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं है, बट फिर भी हम ये मान लेते हैं कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कुछ नहीं है। इसी से यहाँ पे इमेजिन कर पाना ही मुश्किल हो रहा है। यहीं से आप देख सकते हो कि अनरियलिस्टिक वेव फंक्शन हमें मिलेगा इससे। अब लेकिन जब हम पार्टिकल लेते हैं, कोई भी मान लो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी आप ले सकते हो, या फिर कोई हाइड्रोजन का आइटम या फिर हीलियम का, तो उसका कुछ ना कुछ साइज तो होगा ही, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी। लेकिन फिर भी हम सिर्फ क्या मान के चलते हैं कि वो पार्टिकल है उसकी पोजीशन एग्जैक्टली x0 पे है। हम एग्जैक्ट ना तो वो थोड़ा सा इससे इधर है ना ही थोड़ा सा इधर है, तो इसको हम एग्जैक्ट पोजीशन इसकी मानकर चलते हैं। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालूं, वेव फंक्शन में शायद बताया भी होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि हमने वेव फंक्शन जब ड्राइव किया था तो हमने कहा था कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है ψx। हमने कोई भी वेव फंक्शन बनाया और dx, ये हमने वन डायमेंशनल के लिए हमने ये प्रोबेबिलिटी बताई थी। अगर यही थ्री डायमेंशन में हो तब हम यहाँ पे x की जगह तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी कि कोई r वेक्टर ले लेंगे। dx की जगह हम क्या लिखेंगे? फिर dx, dy और dz, और इसको = dτ मान लेते हैं। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं dτ से। लेकिन अब यहाँ पे हम सिर्फ वन डायमेंशनल का केस देख रहे हैं। तो ये होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब ये dx वाली टर्म हम इस साइड इसके नीचे डिवाइड में ले आए
तब ये बन जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये सिंपल हमारी प्रोबेबिलिटी थी और ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अब ये जो हमने आइडियल कंडीशन मानी है कि हमारा पार्टिकल x इक्वल्स टू x नॉट पे है, इसमें देखते हैं हम हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस तरीके से रहती है। अब इसके अंदर अनसर्टेनिटी 0 है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो हम इसमें भी इसी तरीके से निकालेंगे, dp बाई dx की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल और dx उसमें कितनी अनसर्टेनिटी हमारी है। अब हमने पार्टिकल को कह दिया कि x इज इक्वल्स टू x नॉट पे ही है, मतलब dx की जो वैल्यू है, यहाँ पे आप dx भी लिख सकते हो डेल x भी, dx हमारा क्या है 0। तो dx अगर टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे देखिए अगर dx हमारा 0 हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो x इक्वल्स टू x नॉट पॉइंट पे हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या रहेगी, इनफाइनाइट। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस साइड ये हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ली है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनफाइनाइट है, मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस पार्टिकल के फाइंड होने की सबसे ज्यादा है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि हमने बोल दिया कि पार्टिकल x इक्वल्स टू x नॉट पे है, तो मतलब सारी की सारी प्रोबेबिलिटी उसकी यहीं पे है उसके फाइंड आउट होने की। तो ये हमारा, और इस तरीके का जो वेव फंक्शन आता है हमारे पास, उसको हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेव फंक्शन आया साई ऑफ x a टाइम्स ऑफ डेल x माइनस एक्स नॉट, ये और यही होता है हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन। आई थिंक यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अभी इस पे और ज्यादा हम स्टडी करेंगे और देखते हैं इसके बारे में, तब आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन थी कि किस तरीके से इसको सोचा गया। अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। डिराक डेल्टा फंक्शन कैन बी पिक्चर्ड as infinitely high and infinitesimally narrow spike with area equals to 1, एरिया इक्वल टू। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, क्या है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कैन बी पिक्चर्ड एज इनफाइनाइटली हाई एंड इनफाइनाइटसिमली नैरो स्पाइक विद एरिया इक्वल टू 1। अभी इसको समझते हैं हम ग्राफिकली, और इसको एक बार इरेज कर देते हैं और इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल देखते हैं हम क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ग्राफिकली देखिए इस तरीके से है आपके पास, जहां पे भी डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइंड होगा उसी पॉइंट पे, मान लिया मैंने कहा कि x इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड है, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगी अपने को, इनफाइनाइटली नैरो स्पाइक। स्पाइक मतलब एकदम से इंक्रीज होना। यहाँ पे थोड़ा सा गैप आपको इसलिए समझाने के लिए दिखाया गया है, अदरवाइज ये बहुत ही थिन होती है, इसके बीच की विड्थ बहुत ही कम होती है, बहुत ही इक्वल टू 0 ही होती है अप्रोक्सीमेट। और इसका जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व हम किससे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से, वो क्या आएगा अपना इक्वल टू 1। बाकी सभी जगह पे ये क्या रहेगा 0, सिर्फ एक x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी जगह पे ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, और ये इसी एक पॉइंट पे ही डिफाइंड होगा और वहीं पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक्चुअल में कोई फंक्शन है ही नहीं। कैसे नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो ये डिफाइंड है और उसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है, हमें पता ही नहीं। तो एक्चुअल में ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, बट फिर भी इसीलिए नॉन रियलिस्टिक है, फिर भी हम इसकी स्टडी करते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या होगा
कि जो डेल्टा ऑफ एक्स है वो उसकी वैल्यूज क्या रहेंगी, इनफाइनाइट होगी। कहाँ पे, जब x इक्वल्स टू 0 होगा, और 0 होगी कहाँ पे, जब x इक्वल्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये मैथमेटिकल पोर्शन हो गया। अब ये यहां से ये तो हो गया, पता चल गया कि जिस पॉइंट पे डिफाइंड है वहां पे नैरो स्पाइक आ रही है, बहुत ही मतलब हाई, सॉरी यहां से पता चला कि बहुत ही हाई स्पाइक आ रही है। अब उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी जगह पे ये 0 है। इससे ये कंफर्म हो गया कि ये जो स्पाइक है वो बहुत ही नैरो है, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है। एक पॉइंट और रह गया कि एरिया इक्वल टू 1 भी दिया हुआ था डेफिनेशन में, तो उसको देखिए, एरिया हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब एक्स एक्सिस यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक ऐसे लेंगे, और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन dx इक्वल्स टू 1। तो ये है हमारी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। और इसको हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ना लिख के और हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो जब हम इसके लिमिट्स को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से चेंज करके 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन कर देते हैं, तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 0 सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड है। x से आप थोड़ा सा इधर आओ या थोड़ा सा इधर आओ, हर एक पॉइंट पे आपको वैल्यू 0 मिलेगी। ये थोड़ी सी थिकनेस आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाई गई है, बाकी ये सीधा ऐसे सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है। तो एरिया अंडर द कर्व सिर्फ वही एक पॉइंट से ही मिलेगा, बाकी हर एक जगह पे 0 रहेगा। तो एरिया में हमारा, जब हम थोड़ा सा इन लिमिट्स को चेंज करते हैं तो एरिया में हमारा कोई चेंज नहीं आता, एरिया 1 ही रहता है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसलेटेड वेव फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांसलेटेड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो अब तक हम कर रहे थे डेल ऑफ एक्स, ये क्या था, x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड था। x इक्वल टू 0 पे मतलब जब हम इस अंदर वाली टर्म को इक्वल टू 0 रख देते हैं तब हमें पता चलता है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है। तो ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड था। तो अब इसी तरीके से हम एक और पॉइंट पे ले लेते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ना होके किसी और पॉइंट पे डिफाइंड है, मान लिया a पॉइंट पे डिफाइंड है। तो अब जब हम इसके अंदर वाली टर्म को 0 रखेंगे, यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। तो अब ये हमारा जो फंक्शन है ये x इक्वल टू a पे डिफाइंड है, और ये हमारा जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। बस यही है ट्रांसलेटेड डेल्टा फंक्शन। अब इसकी स्पाइक कहाँ पे आ जाएगी, ये कोई ए पॉइंट है मान लिया, तो अब ये यहाँ पे इस तरीके से हमें नैरो स्पाइक मिलेगी। ट्रांसलेटेड क्यों बोला, क्योंकि जस्ट ये 0 से यहाँ ट्रांसलेट हो गई, बाकी वही सेम स्पाइक है। अब ये हमें 0 पे नहीं मिलेगी, अब हमें ये x इक्वल टू किसी पॉइंट पे मिलेगी जो हमने यहाँ पे a दिया है। इसको भी जब हम डेल x माइनस ए को डिफाइन करेंगे तो इसको भी सेम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। डेल ऑफ x माइनस ए क्या रहेगा, अब अपना इनफाइनाइट रहेगा। कहाँ पे, जहाँ पे ये डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड है, a पॉइंट पे। तो इनफाइनाइट होगा जब x इक्वल टू a होगा, और बाकी सभी जगह पे 0 होगा जब x नॉट इक्वल टू a है। और इसमें भी सेम वही एरिया अंडर द कर्व माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ x माइनस a dx इक्वल टू 1 रहेगा। और यहाँ भी हम लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बजाय a पॉइंट पे अब डिफाइंड है, तो अब हम लिखेंगे a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। तो यही था हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और ट्रांसलेटेड डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा। तो इसमें ये जो इसके जस्ट वो एक जनरल एक स्पेशल केस था, जनरली आप यही करोगे, यही है हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अब ये नॉन रियलिस्टिक कैसे है, रियलिस्टिक कैसे क्यों नहीं है, इसमें देख लेते हैं। रियलिस्टिक की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। चलो इससे पहले एक बार और एक एग्जांपल से देख लेते हैं, वहां से आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक रेक्टेंगुलर फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई भी एक मैंने रेक्टेंगुलर फंक्शन मान लिया जिसका ग्राफ इस तरीके से है, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन मान लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, इसकी जो रेक्टेंगल की लेंथ है ये मैंने a मान ली, इसकी हाइट को मैंने 1/a मान लिया। जिसके सेंटर में यहाँ पे कोई पॉइंट है x नॉट, तो यहाँ पे अपना क्या होगा x नॉट माइनस a/2, और यहाँ पे क्या पॉइंट होगा x नॉट प्लस a/2।
अब अगर मैं एफ एक्स को डिफाइन करना चाहूं तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगी? एफ एक्स इक्वल्स टू, जब एक्स नॉट माइनस ए बाई टू से जब लेस वैल्यू है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 होगा कब? जब एक्स अपना लेस देन है एक्स नॉट माइनस ए बाई टू से। अब 1/a वैल्यू आ रही है कब तक? जब तक फंक्शन की वैल्यू है एक्स नॉट माइनस ए बाई टू से एक्स नॉट प्लस ए बाई टू के बीच तक। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1/a जब एक्स लाई करेगा ग्रेटर देन हो एक्स नॉट माइनस ए बाई टू से और लेस देन हो एक्स नॉट प्लस ए बाई टू से। ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा आई थिंक। और आगे एक्स नॉट प्लस ए बाई टू से आगे जितने पॉइंट्स होंगे वहां पे ये 0 रहेगा जब एक्स ग्रेटर देन है एक्स नॉट प्लस ए बाई टू से। अब इसी फंक्शन का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो क्या रहेगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से निकालेंगे। अब इसमें देखो, अगर मैं जो ये ए है इसकी लेंथ है इसको मैं टेंड करवा दूं, इसका एरिया देख लो पहले। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? अब रेक्टेंगल है ये हमारा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1/a इंटू ए। तो इसका एरिया क्या आ रहा है अपना? 1। इसकी लेंथ क्या ली थी अपन ने? a, और हाइट क्या है? 1/a, तो इसका एरिया 1 आ जाता है। अब इसमें देखो, जब मैं a को बिल्कुल श्रिंक कर दूं, a को जब मैं टेंड करवा दूं 0 पे, इफ a टेंड्स टू 0, अगर a 0 को टेंड कर रहा है और एरिया मैं फिर भी कहूं कि एरिया अभी 1 ही है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट हाइट हो जाएगी। जब मैंने a को श्रिंक करवा दिया बिल्कुल 0 पे, तो इसकी हाइट ही बढ़ेगी। तो ये क्या, अब हमें डेल्टा फंक्शन जैसा नहीं लग रहा कि इसकी विड्थ तो है बिल्कुल 0 हो गई, a टेंड्स टू 0 हो गया, और इसकी हाइट अगर a टेंड्स टू 0 है तो ये इसकी हाइट हमने क्या ली थी? 1/a। अगर a 0 को टेंड कर रहा है तो 1/a किसको? इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इस तरीके से इसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी हमें सिमिलर लग रहा है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से की तरह। तो ये एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बन जाता है जब हम इस फंक्शन पे कंडीशन लगा दें। क्या कंडीशन? ये कि a को हम टेंड करवा दें 0 पे, तो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बन जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये अनरियलिस्टिक कैसे है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अनरियलिस्टिक कैसे है। रियलिस्टिक की पहली कंडीशन हमारी क्या थी? कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। रियलिस्टिक वेव फंक्शंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। बट जब हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन देखते हैं तो जिस भी पॉइंट पे ये डिफाइंड है वहां पे क्या हमें इनफाइनाइट पीक देखने को मिलती है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे 0 है और फिर एकदम से ये जंप करेगा इनफाइनाइट पे और फिर वापस एकदम से नेक्स्ट पॉइंट पे ये जंप कर जाएगा 0 पे। तो ये यहाँ पे इसका क्या आता है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस है। सेकंड कंडीशन क्या थी? कि स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। बट आवर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन DDF इज नॉट अ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, is not a square integral। स्क्वायर इंटीग्रेबल कैसे नहीं है वो देखते हैं कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और डेल ऑफ एक्स माइनस ए इसके स्क्वायर और dx, जब हम ये वैल्यू लेते हैं तो ये हमारी फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, ये हमारे पास वैल्यू आती है इनफाइनाइट। तो ये हमारा स्क्वायर इंटीग्रेबल भी नहीं है। थर्ड क्या है? कि फाइनाइट होना चाहिए एवरीवेयर। रियलिस्टिक वेव फंक्शंस फाइनाइट होने चाहिए, बट जिस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड है उसी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है? इनफाइनाइट। तो ये फंक्शन हमारा फाइनाइट भी नहीं है हर एक पॉइंट पे, तो ये तीनों में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है ये एक अनरियलिस्टिक वेव फंक्शन है, बट स्टिल दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इसकी हम कुछ एक प्रॉपर्टी
और देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले में देखते हैं कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई अनदर फंक्शन हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन dx करेंगे, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? तब इसकी वैल्यू आएगी कि जिस पॉइंट पे हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डिफाइंड है, इस केस में कहाँ पे डिफाइंड है? x इक्वल टू ए पोजिशन पे हमारा डेल्टा फंक्शन डिफाइंड है। तो a पे जो फंक्शन हमने अनदर फंक्शन लिया है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी इक्वल आएगी हमारे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो इस केस में क्या बन जाएगा? f ऑफ a। अब ये भी देख लेते हैं कि f ऑफ a के इक्वल कैसे आया। अब देखिए कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जब x इक्वल टू a के अलावा सब पॉइंट पे जीरो होगा, सभी पॉइंट्स पे जीरो है तो उसका इंटीग्रेशन भी मतलब ये सारी टर्म को जीरो कर देगा। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस लिमिट को चेंज करके a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि a पे डिफाइंड है, a के अलावा सारे पॉइंट्स पे जीरो कर देगा तो वहां पे तो जीरो आ ही जाएगा। सिर्फ हमें इस इंटरवल में भी अगर हम चेक कर लें तो भी वो हमारे इस इंटीग्रल के वैल्यू के इक्वल ही रहेगा जब हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेंगे। और जब हम a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ये एक बहुत ही छोटा इंटरवल है, इनफाइनाइटली स्मॉल। एप्सिलॉन जो है हमारा वो बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो है, तो वहां पे जो हमारा fx है वो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट हो जाता है। और जो मतलब एक सिंगल पॉइंट a पर जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू रह जाती है। तो यहाँ पे जब हम इसका इंटरवल चेंज कर देते हैं तब ये कुछ इस तरीके का बच जाता है हमारे पास, a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। अब f ऑफ a क्या हो गया? कोई एक वैल्यू होगी, कोई टर्म होगी, तो ये कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन है a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। जिस पॉइंट पे डिफाइंड है वो पॉइंट इस इंटरवल में कंटेंट है, तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 बाय द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अगर ये 1 हो गई तो हमारे पास क्या बच गया? f ऑफ a। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा f ऑफ a की। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी कि f ऑफ a के इक्वल कैसे आया। यहाँ पे क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। सेकंड, ये फंक्शन हमारा x माइनस a पे डिफाइंड था। इसी तरीके से जब हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हैं, सिंपल डेल x लेते हैं। अब ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है तो ये क्या आ जाएगा? f ऑफ 0। थर्ड, जब हम इंटरवल ले लें a टू b, f ऑफ x और जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है इसको ले लें x माइनस सी, यानी कि ये क्या है? c पे डिफाइंड है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अब हमारा c पे डिफाइंड है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर c हमारा इस a टू b इंटरवल में कंटेंट है तो सेम हमने जो पहले दो प्रॉपर्टीज की थी वो अप्लाई कर देंगे हम। इफ क्या रहेगा? c बिलोंग करे a टू b। अगर c a टू b रहेगा तब जिस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है उस पॉइंट पे ये फंक्शन की क्या वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास। तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? f ऑफ c, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। बट अगर इफ c कंटेंट नहीं है a टू b में तब क्या होगा? अगर जिस पॉइंट पे डिफाइंड है वही पॉइंट इसमें नहीं है तो बाकी सारे पॉइंट्स पे तो ये फंक्शन हमारा 0 होता है, तो ये पूरे फंक्शन की इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू को ही 0 कर देगा इफ c डज नॉट बिलोंग्स टू a टू b। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी और ये जनरलाइज्ड भी है। इन तीनों के आप ये जनरल फॉर्म लिख सकते हो। फोर्थ हमारी क्या है कि डेल ऑफ अगर हम kx कर दें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास आएगा 1 बाय मोड ऑफ k डेल x। और फिफ्थ, ये आप जस्ट याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ये जस्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फिफ्थ है हमारी, जब फंक्शन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन आ जाए g ऑफ x। अब तक हम जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कर रहे थे वो हमारा इस तरीके से था, x माइनस ए या फिर सिंपल x। यहाँ पे क्या थी? सिर्फ लीनियर पावर्स होती है, ये आप ध्यान रखोगे। सिर्फ लीनियर
कॉम्बिनेशन ही होता है। यहाँ पे अगर कोई और फंक्शन, कोई और पावर्स आ जाती है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए या फिर कोई और टर्म आ जाए, तो वो आप उसको आप इस तरीके से ट्रीट करोगे ये। और जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या रहती है अपने पास, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n del ऑफ x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स आई और इसका मोड। अब यहाँ पे एक्स आई क्या है, एक्स आई रूट्स ऑफ द जी आई, रूट्स ऑफ जी एक्स, सॉरी रूट्स ऑफ जी एक्स है। और जी डैश एक्स आई क्या है, जी डैश का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी एक्स। और एक और प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जब मैं फंक्शन लूं एफ ऑफ एक्स और साथ में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है, तब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1 to the power n फंक्शन का nth डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू जहां पे हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डिफाइंड है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच।